नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने बीजांड के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजांड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजांड है जो ओवेरी के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है जिसे गुरु बीजाणुदानी भी कहा जाता है। तो जो आउटबीजी प्लांट होते हैं या एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें बीजांडों को बीजांड द्वार और निभा की पारस्परिक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित भागों के अंदर बांटा गया, यानी कि जो बीजांड के टाइप्स हैं उनको 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया। किसकी स्थिति के अकॉर्डिंग? बीजांड द्वार और निभा की पारस्परिक स्थिति के अकॉर्डिंग है जो इनको डिवाइड किया गया। तो हम सबसे पहले जो बीजांड टाइप्स पढ़ते हैं बीजांड का, जिसका नाम है रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो पॉलीगोनेसी, अर्टिकेसी, पाइपरेसी कुल के पौधों के अंदर पाया जाता है और यह एक सीधी संरचना होती है, यानी कि इस बीजांड को अपन सीधा बीजांड भी कहते हैं। इसमें है जो बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग तीनों है जो एक ही सीध में होते हैं। कौन कौन? एक तो फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और कैलेजा तीनों है जो एक ही सीध में होते हैं और इस प्रकार का बीजांड है लगभग आउटबीजियों के 20 कुलों के अंदर पाया जाता है। तो इस बीजांड को अपन और क्या कह सकते हैं? सीधा बीजांड। और इसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि इसके अंदर बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और कैलेजा तीनों है जो एक ही सीध के अंदर सिचुएटेड होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम ए है जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। इसके अंदर माइक्रोपाइल और कैलेजा एंड फ्यूनिकल तीनों है जो एक ही सीध के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो इसमें जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल की जो या और निभाग है इनकी पारस्परिक स्थिति कैसी हो गई? तो ये एक सीधी रेखा के अंदर सिचुएटेड होते हैं और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सीधा बीजांड भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आउटर इंटेगुमेंट भी है और न्यूक्लियस भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो ओव्यूल का टाइप है जिसका नाम है प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल, इसे उल्टा बीजांड भी कहते हैं क्योंकि जो बीजांड काय और बीजांड वृंत होते हैं इनके पार्श्व भाग में जो तेजी से वृद्धि होती है तो बीजांड वृंत क्या करता है? 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण जो ओव्यूल्स होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि बीजांड द्वार और बीजांड वृंत तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और बीजांड द्वार और निभाग हैं जो एक ही सीध के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार का ओव्यूल्स हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लगभग 82% सदस्यों या कुलों के अंदर पाया जाता है। तो प्रतीप बीजांड और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स के अंदर क्या डिफरेंस है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स के अंदर तो कैलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल तीनों एक ही सीध में होते हैं, लेकिन प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर एक पार्श्विक वृद्धि होने के कारण पूरा बीजांड है जो क्या करता है? रोटेट हो जाता है या उल्टा हो जाता है और जिसके कारण बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, लेकिन फ्यूनिकल है जो बीजांड द्वार के पास आ जाता है। आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम भी दे रखा है वो प्रतीप बीजांड का है या एनाट्रोपस ओव्यूल का है। तो जो 180 डिग्री एंगल पर रोटेट होने के कारण ओव्यूल है जो पूरा उल्टा हो जाता है, जिसके कारण कैलेजा और ये जो माइक्रोपाइल है ये तो क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं और जो फ्यूनिकल होता है वो किसके पास आ जाता है? इस माइक्रोपाइल के पास आ जाता है। और इस प्रकार के जो ओव्यूल्स हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लगभग 82% फैमिली के अंदर इस प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। थर्ड जो ओव्यूल का टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है अर्ध प्रतीप बीजांड या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि इसमें जो बीजांड होता है बीजांड के अंदर जो बीजांड द्वार और निभाग हैं जो एक क्षैतिज रेखा में अरेंज रहते हैं और ये लंबवत रूप से एक सीध में नहीं होते हैं और बीजांड वृंत क्या करता है? इनके समकोण होता है। तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल होता है या बीजांड द्वार और कैलेजा है वो एक क्षैतिज रेखा के अंदर सिचुएटेड होते हैं और जो फ्यूनिकल होता है वो इनके 90 डिग्री एंगल पर होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम सी दे रखा है वो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल का है या अर्ध प्रतीप बीजांड का डायग्राम है। इसके अंदर कैलेजा और ये जो माइक्रोपाइल हैं वो तो क्षैतिज रेखा पर व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो मैंने रेड कलर की लाइन खींची है वो एक क्षैतिज रेखा है। तो इस क्षैतिज रेखा पर कैलेजा और माइक्रोपाइल है जो सिचुएटेड होते हैं और जो फ्यूनिकल होता है वो इनके 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होता है। तो ये फ्यूनिकल है जो इनके कितने डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होता है? 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होता है। इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं वो रेननकुलेसी और प्राइमुलेसी कुल के सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम चौथे प्रकार के ओव्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है वक्र बीजांड या कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? बीजांड द्वार और निभाग हैं जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। बीजांड काय क्या होता है? थोड़ा सा घुमा हुआ पाया जाता है और बीजांड द्वार है जो नीचे की ओर उन्मुख रहता है और बीजांड वृंत है जो इनके समानांतर पाया जाता है। इस प्रकार का जो ओव्यूल्स हैं वो चन्ना, मटर, बथुआ और पालक के अंदर पाया जाता है। तो वक्र बीजांड में जो ओव्यूल्स होता है वो थोड़ा वक्रित होने के कारण बीजांड काय या न्यूक्लियस है जो घूम जाता है और बीजांड द्वार की ओर उन्मुख रहता है और फिर जो बीजांड वृंत होता है वो इनके समानांतर सिचुएटेड होता है।
आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। इसके अंदर है जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा घूम जाता है या रोटेट हो जाता है, जिसके कारण जो माइक्रोपाइल होता है वो नीचे की ओर सिचुएटेड होता है और ये क्या करता है, फ्यूनिकल होती है, ये वाली फ्यूनिकल है, इसके समानांतर सिचुएटेड हो जाता है। और इस प्रकार का जो ओव्यूल्स है वो किसके अंदर पाया जाता है, चना, मटर, बथुआ, पालक, इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो पांचवें प्रकार का ओव्यूल्स पढ़ते हैं जिसका नाम है अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स। तो इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि वक्रता के कारण जो भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक होता है वो मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है और बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल और बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल एक अनुप्रस्थ रेखा में पाए जाते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स लाइन पर ये सिचुएटेड रहते हैं। इस प्रकार का जो ओव्यूल्स है वो एलिसमेटेसी, ब्यूटोमेसी और लोगिनिएसी कुल के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। आपके सामने ये जो डायग्राम दे रखा है वो एम्फिट्रोपस ओव्यूल या अनुप्रस्थ बीजांड का डायग्राम है। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड के अंदर वक्रता आ जाने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो मुड़कर घोड़े की नाल की आकार का हो जाता है, यानी कि घोड़े की नाल के आकार के समान ही है जो न्यूक्लियस का आकार हो जाता है। और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल्स हैं जो एक अनुप्रस्थ रेखा में इस तरह से ट्रांसवर्स लाइन पर है जो आ जाते हैं। नेक्स्ट जो ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ओव्यूल का टाइप है जिसका नाम है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या कुंडलित ओव्यूल। तो इस प्रकार के ओव्यूल्स हैं जो कैक्टेसी कुल के अलावा ओपनसिया, प्लम्बेजिनेसी के कुल के अंदर भी पाए जाते हैं। और इसमें क्या, इस बीजांड के अंदर जो बीजांड वृंत होता है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है और बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। फिर बीजांड वृंत क्या करता है, लंबाई के कारण पहले तो 180 डिग्री रोटेट होता है, लेकिन इसके बाद में ये जो 360 डिग्री रोटेट होकर घूम जाता है और ऐसा लगता है कि बीजांड वृंत है जो घड़ी के कमानी के समान अरेंज रहता है। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल्स हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम एफ दे रखा है वो सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित ओव्यूल या कुंडलित बीजांड का डायग्राम है। इसमें जो फ्यूनिकल होती हैं वो बीजांड को चारों ओर से घेर लेती हैं और कितने डिग्री रोटेट होती हैं, 360 डिग्री रोटेट हो जाती हैं और ये बीजांड से जो किसी एक ही बिंदु से अटैच रहती हैं। तो इस प्रकार के जो ओव्यूल्स हैं या बीजांड हैं वो कैक्टेसी और प्लम्बेजिनेसी मेंबर के प्लम्बेजिनेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बीजांड का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो जो बीजांड का विकास है या डेवलपमेंट है वो अंडाशय में प्लेसेंटा या बीजांडासन से होता है। जो प्लेसेंटा की हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं या अधोष्ठत्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणतिक विभाजन होता है जिससे ओव्यूल प्राइमोर्डिया या बीजांड आद्य का निर्माण होता है। प्रारंभ में जो बीजांड आद्य होता है वो गोलाकार सिरे युक्त त्रिकोणीय अतिवर्धी के रूप में पाया जाता है। फिर जो ओव्यूल प्राइमोर्डिया होता है इसमें जो प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस है जो साइज में लार्ज हो जाता है और वेल डेवलप होता है। तो क्या होता है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ओव्यूल्स का डेवलपमेंट किससे होता है, अंडाशय में उपस्थित प्लेसेंटा की सेल से होता है। तो जो प्लेसेंटा की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ओव्यूल प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन हुआ। अब इस ओव्यूल प्राइमोर्डिया के अंदर जो प्राइमरी आर्चोस्पोरियल सेल्स डेवलप होती हैं और इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस है जो लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। इन प्राइमरी आर्चोस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो बीजांड का या न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसका जो आधारी पार्ट की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं यानी कि परिधि कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर परिणतिक विभाजन होता है। तो इनर और आउटर इंटेगुमेंट प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल प्राइमोर्डिया से प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स डेवलप होती है। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस या बीजांड काय का डेवलपमेंट होता है। बीजांड काय के आधारी भाग से यानी कि बेसल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, आधारी भाग की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं उसके अंदर कैसा डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, इनर और आउटर इंटेगुमेंट प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि भीतरी और बाहरी अध्यावरणीय आद्य का निर्माण होता है। फिर ये क्या करता है, बीजांड काय के चारों ओर वर्ताकार उभार के रूप में वृद्धि कर शीर्ष भाग को छोड़कर पूर्ण रूप से जो बीजांड को ढक लेता है। तो न्यूक्लियस की जो बेसल सेल्स होती हैं, जो पेरिफेरल बेसल भाग की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती है, इनर और आउटर इंटेगुमेंट का। और ये इनर और आउटर इंटेगुमेंट क्या करती हैं, बीजांड काय के चारों ओर वर्ताकार रूप में वृद्धि करके बीजांड काय के शीर्ष भाग को छोड़कर बाकी पूरे को ढक लेती हैं।
जो शीर्ष अनावृत भाग होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उससे जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार का फॉर्मेशन होता है। बीजांड आद्य का आधारी भाग जिसको कैलेजा कहते हैं लंबाई में वृद्धि कर बीजांड वृंत बनाता है और इसके द्वारा जो बीजांड है जो किससे जुड़ा रहता है, बीजांड आसन या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर ओव्यूल के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए है वो बीजांड का ही है, यानी कि बीजांडी उभार को दर्शाता है। बीजांडी उभार का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो प्लेसेंटा की हाइपोडर्मल सेल्स होती है उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो ओव्यूल प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है। फिर बी जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर है जो बीजांड काय का निर्माण होता है या न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो ओव्यूल प्राइमोर्डिया होते हैं उनके अंदर आर्चिस्पोरियल सेल्स बनती है और आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर न्यूक्लियस की जो बेसल पार्ट की पेरिफेरल सेल्स होती है, तो डायग्राम सी के अंदर है जो पेरिफेरल सेल्स क्या करती है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स का आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट आद्य का या प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो डी डायग्राम है और ई डायग्राम है ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका युक्त बीजांड का डायग्राम है जो एक मैच्योर ओव्यूल्स का डायग्राम प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं इनकी बीजांड काय की अधस्थ त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, उनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में वृद्धि कर लेती हैं और इनका न्यूक्लियस है जो बड़ा हो जाता है और इनका जो साइटोप्लाज्म है तो वो गाढ़ा या डेंस हो जाता है। और फिर ये सेल्स हैं जो वर्क एज आर्चिस्पोरियल सेल्स या इन्हें ये है जो परस्पोस्तक कोशिका के रूप में वर्क करती हैं। तो आर्चिस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो सामान्यतः एक बीजांड के अंदर एक ही आर्चिस्पोरियल सेल्स या परपोषु कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन फेगेसी, रेननकुलेसी, रोजेसी, एस्टेरेसी व लीलियसी कुल में परपोषु कोशिकाओं का समूह विभेदित होता है जिसे बहुकोशिकीय परपोषुतक या मल्टीसेल्युलर आर्चिस्पोरियल टिश्यूज कहते हैं। इनमें से केवल एक ही क्रियाशील होती हैं। सीडम के अंदर सभी आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं जो क्रियाशील होती हैं। अब जो तनु बीजांड काई जो बीजांड होते हैं उनके अंदर जो आर्चिस्पोरियल सेल्स होती हैं या परपोषु कोशिकाएं होती हैं वो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं और ये आर्चिस्पोरियल सेल्स या परपोषु कोशिकाएं क्या करती हैं, डायरेक्टली है जो मेगास्पोर मदर सेल्स या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो अपन पहले भी तनु बीजांड काई के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनके अंदर आर्चिस्पोरियल सेल्स होती हैं या गुरु बीजाणुजन कोशिका होती है वो हाइपोडर्मल होती है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती हैं और इनमें जो डायरेक्टली है जो आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं जो किस रूप में वर्क करती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। जबकि स्थूल बीजांड काई बीजांड के अंदर जो आर्चिस्पोरियल सेल्स होती है या जो परपोषु कोशिकाएं होती है वो बीजांड काई में गहराई में धसी होती हैं और ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स होती हैं या जिसे परपोषु कोशिका भी कहते हैं, इनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो आउटर और इनर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आउटर सेल्स को अपन प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहते हैं जबकि इनर सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहा जाता है। तो जो तनु बीजांड काई में उसमें आर्चिस्पोरियल डायरेक्टली है जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, जबकि स्थूल बीजांड में जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है इसके अंदर फर्स्ट है जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल्स और इनर है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस या बीजाणुजन कोशिका का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये मेगास्पोर मदर सेल्स या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। अब जो ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स या जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है या 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है जो लीनियर टेट्राड या रेखीय चतुष्क के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि इस तरह से जो चारों एक साथ है जो एक ही लाइन के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। सामान्यतः एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, परंतु कैल्था, आइरिस और यक्का के अंदर 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, यानी कि इनके अंदर जो 3 गुरु बीजाणुओं का अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कैसे होता है कि जो एमएमसी होती है, एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। फिर इसके अंदर जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसे 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें से क्या होता है, एक डॉटर सेल्स है जो डिवाइड नहीं होती हैं और जबकि दूसरी डॉटर सेल्स है, यानी कि दोनों में से कोई एक है जो डिवाइड नहीं रहती हैं जबकि दूसरी एक है जो जिसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है। जिसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है वो 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से आइरिस, यक्का और कैल्था के अंदर
3 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैल्था, आइरिस और यक्का के अंदर 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर कैसे बनते हैं। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉइड होती है उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती है, लेकिन मियोसिस सेकंड है जो दोनों डॉटर सेल्स में से किसी एक के अंदर होता है, एक है जो अविभाजित रहती हैं। तो जिसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा वो डिवाइड होकर आगे जाकर और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से है जो इनके अंदर है जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। रूमेक्स और यू में मेगास्पोर है जो टी शेप्ड या उल्टे टी शेप्ड में अरेंज रहते हैं। तो इनमें जनरली जो सामान्यतः जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स होती है उसके अंदर मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेगास्पोर हैं जो लीनियर टेट्राड में अरेंज रहते हैं। लेकिन रूमेक्स और यम के अंदर ये जो टेट्राड हैं, ये जो मेगास्पोर हैं वो किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं? सीधा टी शेप्ड या उल्टे टी शेप्ड के रूप में अरेंज रहते हैं। तो ये कैसे होता है कि जो रूमेक्स और यम के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉइड होती हैं इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन डाइड सेल्स या द्वक कोशिका कहते हैं। अब इस डाइड सेल्स या द्वक कोशिका के अंदर दोनों में से एक के अंदर तो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और दूसरे के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, यानी कि दोनों सेल्स में अलग अलग डिवीजन होगा। एक सेल्स है जो अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होगी और दूसरी है जो अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होती है। यदि ऊपर वाली जो सेल्स है वो अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होती है और नीचे वाली सेल्स हैं जो अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होती हैं, तो जो बनने वाले मेगास्पोर होते हैं वो उल्टे टी शेप्ड के अंदर अरेंज रहते हैं। यदि ऊपर वाली में जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और नीचे वाली में जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो बनने वाला जो मेगास्पोर होता है वो सीधे टी शेप्ड के अंदर अरेंज रहते हैं। फर्स्ट या जैपोनिका में गुरु बीजाणु चतुष्फलकीय चतुष्क बनाते हैं। म्यूजा में रैखिक चतुष्फलकीय या समद्विप पार्श्व क्रम है जो गुरु बीजाणु सिचुएटेड रहते हैं। रैखिक चतुष्क का निभागी गुरु बीजाणु है जो क्रियाशील रहता है। बाकी जो बीजाणु द्वारी तीनों गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अक्रियाशील रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है हमेशा कि जो निभागी छोर की ओर सिचुएटेड मेगास्पोर होता है वो एक्टिव होता है और जो माइक्रोपाइलर की ओर जो सिचुएटेड 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं और अएक्टिव यानी कि अक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट, बेलोनोफेरा में बीजाणुद्वारी गुरु बीजाणु है जो सक्रिय होता है, जबकि केजुराइना और पोआ में जो चारों में से कोई भी गुरु बीजाणु है जो सक्रिय हो सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है वो गुरु बीजाणु जनन के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब हम गुरु बीजाणु जनन को डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं। तो ये न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है उनमें से कुछ सेल्स हैं जो साइज में बड़ी हो जाती है, इनका न्यूक्लियस है जो बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म में जो गाढ़ा हो जाता है। तो इस सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? आर्चिस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। अब इस आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो आउटर है जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स और इनर है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं जो पेराइटल वॉल या पेराइटल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा इसके अंदर डाइड सेल्स या द्वक कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाएं बनती हैं, इन दोनों कोशिकाओं के अंदर मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर हैं जो लीनियर टेट्राड कंडीशन में सिचुएटेड रहते हैं, यानी कि इस तरह से है जो एक लाइन में जो सिचुएटेड रहते हैं। फिर जो कैलाजल रीजन की ओर सिचुएटेड जो मेगास्पोर होता है या निभा की छोर की ओर उपस्थित मेगास्पोर है जो फंक्शनल होता है, जबकि माइक्रोपाइलर रीजन की ओर उपस्थित जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेटिंग या अपहासित या नष्ट हो जाते हैं।